अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान से। इसके अलावा अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जो कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चैनल है। और हम अक्सर उस पे काफ़ी आपको मालूमात मिलेगी, बहुत आपकी नॉलेज में इजाफा होता है जब आप ख़ास तौर पर रोहित शर्मा जी के चैनल को हम देखते हैं, उनके सोलो वीडियोस भी और चाहे गेस्ट हों तब भी। बहुत शुक्रिया रोहित के आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट आरजू जी। और आप बताइए कैसा चल रहा है? सस्ता तेल पहुंच गया है। आप तो थोड़ा घूमने घूमने निकल जाइए, तेल टलपा की गाड़ी में थोड़ा सा घूम जाइए आइए। वो मरी वगैरह सुना है वहां पे बर्फ बर्फ पड़ती है, वो मतलब ठंडा एरिया है, इस्लामाबाद से ज्यादा दूर भी नहीं है। सर इस वक्त इस टाइम तो कहीं बर्फ नहीं पड़ती पाकिस्तान में। इस वक्त बहुत सख्त गर्मी सब जगह है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर आपसे, आपने क्योंकि बात आपने ही ऑयल से शुरू कर दी, तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जो रशिया से ऑयल पाकिस्तान तक पहुंचा है और कहा यह जा रहा है कि जी ये इंडियन ऑयल है, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है आपके ख्याल से? क्योंकि बहुत से लोगों का कहना ये है कि जी ये रशियन नहीं है तो इंडियन ऑयल है। तो ये बात आप थोड़ा सा समझा सकेंगे? देखिए, होता क्या है कि जब भी तेल किसी कंट्री से ओरिजिनेट होता है, उस तेल की रिफाइनिंग चाहिए होती है। तेल, क्रूड ऑयल, ये अभी हाल में पिछले 100-200 साल में नहीं पता लगा है हमें, हम्म। ह्यूमैनिटी, इंसानियत को। हमें ये सिंस टाइम इमेमोरियल पता है। इजिप्शियंस जिन्होंने पिरामिड्स बनाए थे, वो इस तेल को, क्रूड ऑयल को यूज करते रहे हैं। और उन्होंने, वो खुद इजिप्शियंस लिख के गए कि हमारे पे ये काला सा एक सब्सटेंस है, जमीन के नीचे से निकलता है, वाटर प्रूफिंग के लिए बड़ा अच्छा काम आता है, कुछ बीमारियों में भी काम करते, यूज करते थे इसको। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा था कि ये जलता बड़ी जल्दी है। तो ये पहले से, लेकिन जब इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारे हाथ में आई, तो इंसानियत ने, ह्यूमैनिटी ने फास्ट स्पीड पे डेवलपमेंट शुरू की। ये इस तेल की मेहरबानी थी कि पिछले पिछले 5000 साल में जितनी डेवलपमेंट हुई, उससे कई गुना ज्यादा डेवलपमेंट पिछले 200 साल में हो गई। नाउ ये क्रूड रशिया से खरीदा, और ये इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी, रशियन तेल की रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत कम कंट्रीज के पास है, यूरोप के पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके सल्फर लेवल तो बहुत हाई है। अब आते हैं बात पे कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ने बताया कि जो इन्होंने लाइट क्रूड खरीदा रशिया से, वो, उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी पाकिस्तान के पास है। अब जो शिप तेल लेके आया था पाकिस्तान, उसकी जब हिस्ट्री ट्रैक की गई, तो वो पहले इंडिया पहुंचा है, इंडिया के एक पोर्ट पे पहुंचा है। नयारा एक रिफाइनरी है उस पोर्ट पे, वहां पे उसको रिफाइन किया गया। रिफाइन करने के बाद वो तेल फिर चला है, और फिर वो यूएई गया, और यूएई से वो पाकिस्तान गया है। तो उसकी रिफाइनर, उसको रिफाइन किया, मतलब डीजल अलग और पेट्रोल अलग, ये सारा काम जो किया गया है वो इंडिया में किया गया, और उसके बाद वो पाकिस्तान पहुंचा है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो तेल है जो पाकिस्तान के पास पहुंचा है, इस तेल के खूबी ये है कि ये ओरिजिनेट तो रशिया में हुआ, लेकिन इसकी रिफाइनिंग इंडिया में हुई है। ये बात सब अब सब बोल रहे हैं, पाकिस्तान भले ही ना बोले, पाकिस्तानी हुक्मरान ना बोले। इन्होंने तो कुतुब मीनार पे चढ़ के चेक भी दिया कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, ठीक है। लेकिन सच ये है कि वो रिफाइनिंग इंडिया में हुई है उसकी। और ठीक। क्योंकि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जो है, यूरोपियन यूनियन कैसे उस रशियन तेल को खरीदता है, तो वो बोलता है कि तेल रशियन था, लेकिन क्योंकि इंडिया में रिफाइन हो गया, इसलिए ये अब इंडिया का तेल है, हम इसको खरीद सकते हैं। और इंडिया अब यूरोपियन यूनियन को या यूरोप को तेल देने वाला लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इससे पहले सऊदी अरेबिया हुआ करता था। इंडिया के पास अपने पास तेल है, हम खुद भी मंगवाते हैं, लेकिन हम दे रहे हैं यूरोप को रशियन ऑयल सस्ता लेकर के, और उन्हें दे रहे हैं, और वो ले रहे हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो अगर इसी पैरामीटर पे चले, तो पाकिस्तान में इंडियन ऑयल पहुंच रहा है, भारतीय तेल पहुंच रहा है। और आप जब गाड़ी चलाएं, तो एक बार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जरूर बोले, क्योंकि तेल इंडिया का आया है, और नरेंद्र मोदी के उसी गुजरात से आया है। नायरा की रिफाइनरी में रिफाइंड तेल है, जहां पे, और नायरा जो है एक्चुअल में, नायरा इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इंडिया की एक पार्टनर है, और रशिया का 51-49 है, 49% रशियन पार्टनर है। और वही रशियन कंपनी है जिस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका से। अब वो तेल खरीद के अपनी ही रशियन रिफाइनरी, 50% रशियन रिफाइनरी से उसमें रिफाइन करके और पाकिस्तान को दे रहा है। ये सारी कहानी
पाकिस्तान को पता थी, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को पता थी और या मिनिस्टर को पता थी, ऐसा मैं दावा नहीं कर सकता, मैं ऐसा क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन जब ये खबर आई थी कि इंडिया में रिफाइन किया हुआ तेल यूरोप जा रहा है, तो उनके कान खड़े होने चाहिए थे, उन्हें चेक करवाना चाहिए था। हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को ना पता हो, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं और ना मैं उनके ऊपर कोई आरोप लगा रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर इतने बिजी होते हैं, सारे प्राइम मिनिस्टर्स, मतलब मैं कोई शहबाज शरीफ का फैन नहीं हूं, ना उनका वोटर हूं, मैं साफ बोल रहा हूं, सारे प्राइम मिनिस्टर बिजी होते हैं। शहबाज शरीफ के पास भी 18 घंटे पर डे का काम होगा, उन्हें पता है नहीं पता है, वी डोंट नो, बट द फैक्ट रिमेंस कि उन्हें क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था इस पे। नहीं, मेरा ख्याल है अगर हिंदुस्तान कभी अगर हो वो ऑयल और वहां से रिफाइन होकर आया है, तब भी मेरा ख्याल है कि चेक करके क्या करना है, उन्होंने तो लेना ही था। यहाँ पे पाकिस्तान को जरूरत है तो लेना चाहिए था। और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर हिंदुस्तान से होकर आ रहा है तो हम नहीं लेंगे, इस नहीं, किस्म की कोई शर्त नहीं है जी। आई डू नॉट एग्री मैम। द रीजन भी कि इन्होंने यही यही प्राइम मिनिस्टर और यही फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने ये बोला था कि जब तक 370 दोबारा नहीं लगती हम इंडिया के साथ बातचीत नहीं कर सकते। हम्म। तो वैसे क्रिकेट खेल लेते हैं हम लोग, क्रिकेट में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपना पीसी भी मांग रहा है, लेकिन पैसा मांग रहा है। और हो सकता है आप तो सुन रहे हैं कि वर्ल्ड कप भी खेल लेंगे, चाहे एशिया कप का कुछ भी हो। लेकिन जब ये बोल रहे हैं कि कोई ट्रेड नहीं इंडिया से जब तक 370 दोबारा नहीं लगती, तो ये तेल लेने से पहले भी 370 एक बार कश्मीरियों को देख लेते बेचारों को। तो सर आपके पास से तो नहीं लिया ना, वो तो रशिया से और कहाँ कहाँ पूरी दुनिया का चक्कर काट के आ रहा है। तो फिर अगर वो आपके यहाँ का भी है तो हमने डायरेक्टली तो आपसे नहीं लिया ना, तो इसलिए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम आपके यहाँ का सामान जो है वो ऑलरेडी दूसरी कंट्री से, यूएई से और कहाँ कहाँ से लाके यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिसिन भी हैं और चीजें भी हैं। तो सर इसलिए डायरेक्ट नहीं ले रहे ना, हमने सिर्फ ये कहा है कि डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं लेंगे कि जिससे हमें सस्ता पड़ेगा। सर हम ऐसे भी कोई गिरे पड़े लोग नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम महंगी चीजें खरीदना चाहते हैं और जानते भी हैं। इसीलिए हम आपसे डायरेक्ट लेने के बजाय हमने 370 की शर्त लगा दी और हम आप ही का सामान जो है वो पूरी दुनिया में घुमा फिरा के इधर लाके महंगा खरीद रहे हैं। तो इसमें तो नहीं, आपको इम्प्रेस हो जाना चाहिए सर, ऑटोग्राफ लेना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब बिलावल भुट्टो आए सेल्फी जरूर लिएगा उनके साथ। लेकिन मैं ये इसी में सर मैं आगे बढ़ते हुए कहूंगी कि मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका। और मैंने मोदी जी का अमेरिका का विजिट इतनी बार डिस्कस किया कि मुझे लग रहा है वो कैंसिल ही ना कर दें कि यार ये तो मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गई है। तो लेकिन खैर जब तक मोदी जी वहां से होकर नहीं आ जाते मैंने रोज उनके ऊपर शोज करने। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि बात की जा रही है कि कोई प्रोजेक्ट्स भी होंगे वहां पे, डील भी कोई तरह की साइन होने की उम्मीद की जा रही है। तो उस बारे में थोड़ा सा आप बता सकेंगे कि अगर कुछ कोई बात अगर प्रेस में आई है आपके या बताया गया है? देखिए आज आज वैसे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मोदी जी कहीं वहां पहुंच के और पहली स्पीच दे उससे पहले स्पीच में नमस्कार और आरजू जी मैं यहाँ आ गया हूँ, आप इतना डिस्कस कर रही थी, देखिए पहुंच के वो बातचीत हो रही है, कहीं ऐसा ना हो। मुझे डर ये है, आप इतना डिस्कस कर रही है ना, और आपकी वीडियोस को हमारी गवर्नमेंट देखती है, ये बात याद रखिएगा, अच्छी तरह से देखती है हमारी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। और आपके ऊपर नजर होती है कि आप क्या बोल रही है। वो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि आरजू जी ने ये सच बोला था, ये झूठ बोला था, याद रखना। तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए सर। और अमेरिका जाके एक बार मोदी जी को, जैसे मैं यहाँ नारा लगाने को तैयार हूँ, जो आप अभी कह रहे थे ना कि मैं नारा लगा दूं ऑयल के ऊपर मोदी जी के नाम का, तो वहां जाके भी मोदी जी एक बार कह दें कि मैं भेजा फ्राई देखता हूँ, तो मैं वैसे बड़ी बड़ी हमारी थैंकफुल हो जाऊंगी। वो ऐसे अगर वो डायरेक्टली ना बोले तो घुमा फिरा के बोल देंगे कि ये भेजा फ्राई है, नहीं तो ये भी चलेगा। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग हाँ। सब पे सारे पूरे यूट्यूब पे हमारी गवर्नमेंट की नजर होती है, कौन कौन सही बोल रहा है, कौन कौन झूठ बोल रहा है। कुछ झूठ बोलने वाले यूट्यूब चैनल्स को बैन भी किया गया है, तो नजर सब पे है। हाँ, हालांकि कोई आदमी मैनुअली भले ही ना देखता हो, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर इतने सॉलिड होते हैं इनके गवर्नमेंट के, कि उनकी नजर होती है हर चीज पे। अब आते हैं, बात करते हैं कि क्या होने वाला है। एक तो हमें मिलने वाले हैं, हमारी डील साइन होने वाली है कि एयरक्राफ्ट के इंजन, एयरक्राफ्ट कौन से, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब हमारा अपना एक कावेरी इंजन था जो कि बन रहा है, अभी भी है वो हमारे पास। अब वो गैस टरबाइन बेस्ड इंजन है, और वो सॉरी गैस बेस्ड इंजन है। हम उसको बना रहे थे तेजस के लिए, वो बन नहीं पाया, तो हम लोगों ने जनरल इलेक्ट्रिकल्स जीई का इंजन लगाया उसमें। अब 5 ही कंपनीज बनाती है, ये 5 कंपनीज में कई बार गिनवा चुका हूं कि कौन सी 5 कंपनी, फिर भी मैं फिर से बता दूं, ये 5 कंपनीज है। एक जनरल इलेक्ट्रिकल्स जी जो कि बनाती है, दूसरी एक रोल्स रॉयस,
तीसरी जो है रशियन इंजन्स, चौथी फ्रांस की एक कंपनी है सैफरन, जो कि फ्रांस के जो राफेल वगैरह में लगा है, और पांचवी अमेरिकन कंपनी है रेथियन, उसकी सब्सिडरी है प्रैट एंड विटनी। ये पांच ही कंपनी फाइटर जेट के इंजन बनाती है, इसके बाद छठी कंपनी कोई नहीं। हमारा हमारा तेजस के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट जनरल इलेक्ट्रिकल से था, जीई का इंजन लगा, और जीई जनरल इलेक्ट्रिकल ही हमें तेजस के लिए भी इंजन देगा, और हमारा 5th जनरेशन फाइटर जो आने वाला है एम का, उसके लिए भी इंजन देगा, वो भी इंडिया में बनेंगे, ये हम बनाएंगे। तो वी विल बी मैन्युफैक्चरिंग इंडियन इंजन्स हियर इन इंडिया नाउ। दूसरी चीज, ये हमारी एक डील और हो सकती है प्रेडेटर ड्रोन में, जो कि बड़े काबिल ड्रोन है। 30 आवर्स, 30 घंटे की एंड्योरेंस है उसकी, मतलब 30 घंटे तक वो लगातार उड़ सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है। नेवी खास तौर से इसको मांग रही है, और ये नीचे सबमरीन्स को ढूंढ सकता है, ये माइंस को ढूंढ सकता है, ये मूवमेंट्स को ढूंढ सकता है, और ये हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने में बहुत काम कर सकता है, रिकन्वलेसेंस का काम भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है। ड्रोन बहुत महंगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस ड्रोन से हमें बहुत फायदा होगा। पायलटलेस है, और इसके जो इसको बनाती है कंपनी, उस कंपनी का ही कहना है कि इसके कुछ कंपोनेंट्स हम भारत फोर्जिंग के साथ मिलकर, जो इंडियन कंपनी है भारत फोर्ज, उसके साथ मिल करके इंडिया में बनाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का मेक इन इंडिया बेस से चलता है। वर्ल्ड के बेस्ट ड्रोन्स इनको माना जाता है, और बड़े महंगे ड्रोन से ये पूरी डील जो है एक हेफ्टी डील है। और इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले हमारी एयर इंडिया ने 500 एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स दिया था अमेरिका को, और इंडिगो ने 500 एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिया था। तो ये एयर इंडिया जो है, उससे ही अमेरिका की 50 स्टेट में से 37 स्टेट्स में जॉब्स क्रिएट होंगी, साथ में एक मेजर बूस्ट मिलेगा, और साथ में इंडिगो वाला जो ऑर्डर आया है 1000, अब तो अमेरिका को एक एक बड़ा बूस्ट मिला है, अमेरिकन एविएशन इंडस्ट्री, मतलब अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स, और आज से नहीं, ये पिछले 30 साल से 40 साल से हम देख रहे हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट कंपनीज हैं, ये कहीं पे भी डेमोन्स्ट्रेट करने जाती हैं अपनी कैपेबिलिटीज को, तो वो खर्चा उसका उस कंट्री से लेती है। लेकिन इंडिया के लिए इनका डेमोन्स्ट्रेशन फ्री होता था हमेशा, क्योंकि इंडिया इतने बड़े ऑर्डर्स देता था। हमारे पास अब भी ऑर्डर्स हैं, प्रेडेटर ड्रोन हम इतने ले रहे हैं, साथ में हम लोग इंजन्स, हमारे पास इंजन्स की बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है। हम अभी 80 से ऊपर तो हम लोगों ने अपने तेजस खुद ही, हमारी एयरफोर्स ने, अभी तो तेजस हमारे अपने लिए ही नहीं है, तो हम बाहर क्या एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाहर से ऑर्डर्स आ रहे हैं। इजिप्ट से बातचीत चल रही है, अर्जेंटीना से बातचीत चल रही है, वियतनाम से, मलेशिया से बातचीत चल रही थी, वो ऑर्डर हाथ से निकल गया। ठीक है, फाइन, होता है, बिजनेस में नफा नुकसान होता रहता है, ठीक है, फाइन, ऊपर नीचे होता है, फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारा तेजस जो है अभी एक नया प्लेन है, और ये टक्कर में सबके खड़ा है, तो ये भी देखने वाली बात है। इनफैक्ट HAL के एक हेलीकॉप्टर है, उसको भी शायद ऑर्डर मिल सकते हैं अर्जेंटीना से। वो सारी चीजें, वो सारी बातें अलग है, लेकिन हमारा तेजस जो है, उसका इंजन जो है वो GE से आ रहा है, और हम लोग इस इंजन के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग 80 के आसपास हम खुद लेंगे। बाहर किसी और को चाहिए तो वो भी, हमारा एम का नया आएगा, उसके लिए भी इंजन चाहिए, तो हमारे पास इंजन्स की बड़ी रिक्वायरमेंट आने वाली है, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारे मिसाइल प्रोग्राम के लिए भी इंजन्स हैं, मानिक इंजन हम लोग खुद बना रहे हैं, और इंजन्स की जरूरत है। और मिसाइल प्रोग्राम में भी कुछ फाइटर जेट, एग्जैक्टली फाइटर जेट वाला इंजन नहीं, थोड़े मॉडिफिकेशंस के साथ फाइटर जेट टाइप इंजन लगता है, जो क्रूज मिसाइल्स होते हैं। तो क्रूज मिसाइल यानी कि आप ब्रह्मोस की बात करें या दूसरों की, तो उनके इंजन्स भी जो हैं वो ऐसे ही होंगे। हो सकता है कि हम ऐसे इंजन्स उधर भी बना दें, अगर हम खुद बनाने शुरू कर दें, और दूसरे हमारे क्रूज मिसाइल्स में भी लग जाए, तो हम लोगों को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है इस इंजन की डील से। और हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो हम 10 तरीके के इंजन बनाएंगे। मानिक इंजन अभी हम बना रहे थे मिसाइल्स के लिए, तो वो पैरामीटर्स पे नहीं उतरा, लेकिन मानिक इंजन हमारा अच्छा काम कर रहा था। अगर पैरामीटर्स, आपको हो सकता है हमें टेक्नोलॉजी मिल जाए तो पैरामीटर्स मानिक इंजन के भी बढ़िया हो जाए, तो मानिक भी हम मिसाइल्स में लगा सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात वही है कि क्योंकि जैसे चाइना है या दूसरी कई
कंट्रीज ऐसी हैं एशिया की जिसमें कि इंडिया भी शामिल है, कि इंडिया एक बड़ी कंट्री है और वहाँ के अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमेरिका के विजिट पे जाते हैं और इतने शानदार तरीके से जाते हैं कि कहा यह जा रहा है कि काफी टाइम पहले अगर चेक किया जाए तो कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी इतनी ज्यादा जो है वो वेलकम नहीं किया गया, और एक एड्रेस भी करेंगे मोदी जी वहाँ पे, कांग्रेस ने उनको एड्रेस के लिए भी इनवाइट किया है। तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ असर, पॉजिटिव असर जो है वो रीजन के ऊपर आएगा। तो इसलिए भी हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं और मुसलसल करते रहेंगे जब तक मोदी जी वहां से वापस नहीं आ जाते और हाथ नहीं जोड़ते कि बस कर दो। तो उस वक्त तक हम इस पे बात करते रहेंगे। लेकिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे मोदी जी यूएस कांग्रेस को दूसरी बार एड्रेस करेंगे एंड ही विल बी द हैं? अच्छा, सेकंड ओके। लीडर, ही विल बी द हाँ सेकंड बिल्कुल। लीडर आफ्टर हाँ नेल्सन मंडेला एंड विंस्टन चर्चिल टू डू सो। हाँ। तो ये समझिए कि वर्ल्ड में इतने लीडर्स, मतलब करीब 200 के आसपास कंट्रीज हैं इस समय। 200 कंट्रीज में पिछले 50 साल में या पिछले 70 साल में करीब 10-10 लीडर रहे होंगे हर कंट्री में। इतने सारे लीडर्स में से मोदी जी तीसरे ऐसे हैं जिनको ये प्रिविलेज मिल रहा है, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल, नहीं, और मैंने बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, रियली। चाहे हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है इस पूरे रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं सबके लिए बहुत अच्छी खबर है और सबको बड़ा प्राउड फील होना चाहिए कि मोदी जी को ये जो काम है या ये जो चांस है वो उनको सेकंड टाइम मिला है, और यकीनन उसमें उनका अपना भी बहुत रोल है। और उनकी परफॉर्मेंस जाहिर एज अ प्राइम मिनिस्टर नोटिस की जा रही होगी, तभी उनको इस तरीके से इनवाइट किया गया है। लेकिन आगे अगर हम बढ़े और बात हम करेंगे बिपर जॉय, तो नाम मुझे इतना अजीब लगता है इसका, बिपर जॉय। एक आप जानते हैं कि साइक्लोन है, समुद्री तूफान है, और आज बताया जा रहा था कि गुजरात की साहिलों से टकरा चुका है, और पाकिस्तान में भी कई जगह से लोगों को जो है वो हटाया गया है और उनके घरों को खाली करवा के और उन्हें किसी महफूज जगह पे रखा गया है। आप भारत में इस वक्त क्या सूरत हाल है, आप बताएंगे? भारत में इस समय ये हालत है कि लैंडफॉल हो चुका है। लैंडफॉल मींस जहां पर ये आई ऑफ द स्टॉर्म एकदम सेंटर में जो होता है वो जब आता है और लैंड पे टच करता है उसे लैंडफॉल बोलते हैं। एक जकाऊ पोर्ट है, वहां पर वहां के आसपास इसने टच किया है। और हमारी हमारी टीम्स बिल्कुल तैयार हैं, दोनों कंट्रीज ने, इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिला के 1 लाख से ऊपर लोगों को डिस्प्लेस किया गया। एनडीआरएफ बिल्कुल तैयार खड़ी है, फूड पैकेट्स हमारे तैयार हैं। अच्छा, पानी जो ऐसे लोकेशन पे पानी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि पानी वो खराब हो चुका होता है। तो वाटर की बॉटल्स हमारे हमारे कंट्री के साथ एक खूबी है। जब टर्की में अर्थक्वेक आया था तो सबसे पहले हमारे पास से लोग पहुंचे थे, हमारे लोग पहुंचे थे। सबसे पहले रिलीफ मटेरियल भी हमारे पास से पहुंचा था। उसका एक बिल्कुल रीजन है, सही। क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि हमारे कंट्री में साइक्लोन्स आते हैं और वो उड़ीसा रीजन, ये वेस्टर्न कोस्ट पे साइक्लोन ईस्टर्न पे ज्यादा आते हैं। और पहले ये हमेशा बोला जाता था कि ईस्टर्न पे जो साइक्लोन्स आते हैं वो सिवियर होते हैं। ये इस बार पहली बार या रेयरेस्ट ऑफ रेयर कि वेस्टर्न कोस्ट पे सिवियर आ रहा है। उसका रीजन जो बताते हैं जियोलॉजिस्ट या ये एक्सपर्ट बताते हैं, वो ये बोलते हैं कि जो भी साइक्लोन्स आते हैं ईस्टर्न पे, वो क्योंकि अर्थ की मूवमेंट वेस्ट से ईस्ट है, तभी तो सन ईस्ट से निकलता है। सन तो स्टैग्नेंट है एक जगह, तो वेस्ट से ईस्ट मूव करती है, तो ईस्ट से जो आ रहा है वो उसको उसके अगेंस्ट चल रही होती है, ईस्ट से जो आता है, इसलिए वो स्ट्रांग होते हैं। और वेस्ट से जो आता है वो अर्थ की मूवमेंट उसे सपोर्ट नहीं करती, इसलिए वो इतने स्ट्रांग नहीं होते। पूरी वर्ल्ड में यही होता है। मैंने कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया साइड के जो बीच है या जो सी कोस्ट है वहां पे इतने स्ट्रॉन्ग सुने नहीं हैं साइक्लोन्स। जितने भी साइक्लोन्स आएंगे वो ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं, उधर भी हमारी कमी भी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे रॉय जी ऐड करना चाहूंगी कि अब आप जैसे बता रहे हैं कि लोगों के लिए खाने के पैकेट्स जो हैं वो रखे गए हैं, लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर जो है उसका बंदोबस्त किया गया, ये एक सीरियस मामला है। हमारी तरफ भी हमने देखा है कि पाकिस्तान में लोगों को अपने घर छोड़ने को लोग तैयार नहीं थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो कह रहे थे नहीं हम तो जाएंगे नहीं, उनको जबरदस्ती या कहिए कि समझा बुझा के किसी तरीके से उनको घरों से निकाला गया। लोग अपने घरों को छोड़ के, बहुत से ऐसे थे जिनके साथ उनके जानवर भी थे, उनको भी लेके किसी और जगह पे उनको शिफ्ट किया गया। लेकिन चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान हो,
कई जगह पे हमने देखा कि मीडिया जो है वो काफी नॉन सीरियस किस्म की रिपोर्टिंग कर रहा था। पाकिस्तान से एक रिपोर्टर जो थे वो पानी में ही कूद गए, ठीक है, और वो माइक लेके, वो आपने देखा होगा। आपकी तरफ जो है वो एक स्टूडियो के अंदर वो अम्ब्रेला लेके, वो लग रहा था उड़ जाएंगी। और रिपब्लिक चैनल की थी, दूसरी जो थी वो टाइम्स नाउ की थी, और वो हेलीकॉप्टर पे घूम रही थी स्टूडियो के अंदर ही। मतलब ये मीडिया कब मैच्योर होगा? मीडिया, ठीक है, मैं खुद बहुत बार ऐसे शोज करती हूँ कि मैं हंस बोल रही होती हूँ, लेकिन आप किसी इतनी सीरियस बात के ऊपर आप इस किस्म की रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, बाकी चीजों पे चलता है, जो पॉलिटिक्स में हो रहा है उसमें आप मजाक कर सकते हैं, लेकिन एक इतना सीरियस मामला जिसमें लोगों के घर बह गए, लोगों की जानें जा रही हैं और लोग इतने परेशान हैं, उसमें आप ऐसी नॉन सीरियस किस्म की रिपोर्टिंग क्यों होती है? देखिए, प्रॉब्लम यहाँ है कि कंपटीशन कुछ इस तरीके का हो गया है कि सब कुछ नया दिखाना चाहते हैं, और उस नया दिखाने के चक्कर में पहले वो थोड़ा एक्स्ट्रा जाते हैं, और उससे 3 कदम एक्स्ट्रा जाते हैं, और अब कुछ ऐसी चीज दिखाना शुरू कर देते हैं जो कि सबसे ऊपर हो। अच्छा, मैं एक रिपोर्टर को जानता भी हूँ जो कि यमुना में, दिल्ली में यमुना में फ्लड्स आई, तो ये दिखाने के लिए कि मेरे गले तक पानी आया, वो पानी इतना था नहीं यमुना में उस समय, वो यमुना में अंदर घुसे और नीचे बैठ गए घुटनों पे, और फिर उसके बाद दिखाया मेरे गले तक आ गया पानी। तो ऐसा होता है, ऐसा होता भी है, और उसके बाद उन्होंने घुसाया, और बाकी सारे रिपोर्टर्स को ऑफिस से पुनाया, देखो वो तो घुटने तक गले में, वो तो गले तक पानी आ रहा है उसके, तो बाकी सारे रिपोर्टर्स को घुसना पड़ा सेम चीज रिक्रिएट करने के लिए। अब प्रॉब्लम यहाँ है कि कंपटीशन इतना इंटेंस है, और वो सारे रिपोर्टर्स ने उसको बहुत गाली दी कि तेरे चक्कर में हम भी फंस गए। ये वो होता है, ये रिपोर्टर्स, कुछ कुछ रिपोर्टर्स भी हमारे आई ज्यादा स्टिल एक्साइटेड रिमेम्बर होते हैं। सर, आई स्टिल रिमेम्बर कुछ साल पहले आपके यहाँ बड़ी एक अच्छी एक्ट्रेस हुआ करती थी, श्रीदेवी, उनकी क्या? दुबई में डेथ हुई थी, और बाथ टब में और इस तरह से कुछ सीन था। तो वो जो आपके रिपोर्टिंग हो रही थी उस वक्त के इंडियन मीडिया में, वो टब दिखा रहे थे, कभी पानी बहता दिखा रहे थे, कभी एंकर उसमें लेटे हुए थे, बैठे हुए थे, कभी कोई बात हो रही थी। तो एक इंसान की जान चली गई थी, वॉट एवर द रीजन। मैं उस रीजन में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती कि क्या रीजन था, लेकिन बहरहाल किसी इंसान की जान गई थी, और उसके ऊपर मतलब इतनी नॉन सीरियस तरीके से रिपोर्टिंग चल रही थी, और बड़े बड़े चैनल्स पे। ऐसा नहीं कि कोई आपके जैसे, आपके तो बहुत ज्यादा चैनल्स हैं, तो कोई छोटे चैनल की बात नहीं कर रही मैं बड़े बड़े चैनल्स पे कह रही हूँ कि इस किस्म की रिपोर्टिंग चल रही थी। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, कुछ रोका नहीं जाता, क्योंकि मैं ये नहीं, पाकिस्तान में वो जो पानी में जिन्होंने जंप किया था, वो कोई ऐसा चैनल था जिसका हमने कभी नाम ही नहीं सुना, कोई लोकल चैनल था शायद वो। लेकिन आपको हमारे जो मेन चैनल्स हैं उस पे आपको कम से कम इस किस्म की रिपोर्टिंग नजर नहीं आएगी पाकिस्तान के अंदर, जैसी आपके यहाँ होती है, अजीब तो सी, मतलब जिसे मैं कहूंगी नॉन इस सीरियस सी। नो इस तरीके की रिपोर्टिंग का फायदा बहुत होता है, क्योंकि हम्म गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम नहीं होती। गवर्नमेंट को भी ये लगता है कि हमें तो गाली नहीं दे रहा ना, जो कर रहा है करता हम्म रहे, अपना हेलीकॉप्टर में उड़ते रहो, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके की रिपोर्टिंग का गवर्नमेंट को, अगर आप एंटी गवर्नमेंट रिपोर्टिंग कर रहे हो तो गवर्नमेंट को उस पर 10 जवाब देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट उसके एक्सप्लेनेशन के साथ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आएंगे, सामने वो लेके आएंगे। इस समय आप जो कर रहे करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अभी इसके बाद आएगी जो रिपोर्टिंग आएगी कि ये रिलीफ कितना पहुंचा और क्या पहुंचा, तब शायद थोड़ा सीरियस हो जाएगा, क्योंकि अभी दिखाने के लिए भी कुछ नहीं था इनके तो पास, अभी ऐसी कर पब्लिक क्या रिस्पॉन्स करती है? पब्लिक एक्सेप्ट करती है इस तरह की रिपोर्टिंग? इस तरीके की रिपोर्टिंग पब्लिक मजाक जरूर उड़ाती है, लेकिन हाँ, अगर इस तरीके की रिपोर्टिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं पब्लिक का टेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद 20 साल न्यूज चैनल में रहा हूँ, और अगर ऐसा हो रहा है, और मैं कोई न्यूज चैनल से ऐसा नहीं हूँ कि न्यूज चैनल जो बोलेंगे मैं आंख बंद करके एक्सेप्ट करूंगा। हम्म फैक्ट है कि कहीं ना कहीं ये चीजें पसंद की जा रही हैं, इसलिए बीच में भूत का दौर आया था एक हमारे यहाँ, जिसमें भूत दिखाए जा रहे थे, कहीं हम्म। चमत्कार दिखाए जा रहे थे। तो ये चमत्कारों के भी दौर आए थे, हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट के खिलाफ। अच्छा, नहीं, वो ये तो ऐसा चले नहीं है सही है, लेकिन चमत्कार वगैरह तो सही है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रही हूँ कि अगर कहीं लोगों की जाने जा रही हैं या लोगों का जानी और माली नुकसान हो रहा है, वहां पे थोड़ा सा जो है वो मेरे ख्याल है मीडिया को सीरियस हो जाना चाहिए। सीरियसली लेना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इस समय एट द मोमेंट सिचुएशन ये है कि लोग भी इस तरीके की रिपोर्टिंग को पसंद कर रहे हैं, और एक्चुअली फील ऑफ डिजास्टर्स, तो डिजास्टर्स जो होते हैं उसको हम देखना पसंद करते हैं कि कितने पेड़ उखड़ गए, और कितने रेलवे लाइन टूट गई, और कितनी वो हो गया।
तो वो डिजास्टर सच है। ये भगवान की दया से एक ऐसी लोकेशन पे आ रहा है जहाँ पे ज्यादा लोग रहते नहीं हैं, वो कच्छ का एरिया है, तो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ये 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर लेफ्ट या राइट होता ना, तो ये बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर खैर सकता था। वो तो तो हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। तो न्यूज है तो उसका मतलब है कोई बुरी ही न्यूज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसलिए ये तो बिल्कुल भी लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई 90% कोई अच्छी खबर आ रही होगी। 90% आपको बुरी ही न्यूज मिलती है। कोई एक आध आ जाती है घूमती फिरती शायद कुछ बेहतर। लेकिन लास्ट में अगर हम बात करें चाइना की, अभी आपके भी शो में आते हैं, हमारे भी शो में आते हैं सुमित जैन साहब। उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी कि जी वो होमलेस लोगों के लिए जो है वो खाना वगैरह लेके जा रहे हैं। तो हमें तो लगता था चाइना बड़ी अमीर कंट्री है, बड़ा पैसा है इनके पास, तो इनके यहाँ इतने होमलेस हैं कि लोगों को उनके लिए इस तरह से सोशल वर्क करना पड़ रहा है। देखिए, चाइना की 3-4 खूबियां। चाइना में एक चीज तो बहुत क्लियर है कि चाइना में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उनकी फिगर्स जो है वो सही नहीं है। आप उनकी फिगर्स को ट्रस्ट नहीं कर सकते। उनका एयरक्राफ्ट हम्म। कैरियर, मैं किसी सिलाई मशीन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी मोबाइल के की बात नहीं कर रहा, मैं किसी लाइट की बात नहीं कर रहा। एयरक्राफ्ट कैरियर जो उन्होंने बनाया था, उसकी फ्लोर में क्रैक्स आ रही थी। अब फ्लोर में क्रैक्स एयरक्राफ्ट कैरियर, तो डिफेंस में तो बेस्ट टेक्नोलॉजी लगती है ना। तो बेस्ट टेक्नोलॉजी उनकी ऐसी है जो क्रैक आ रही है। अच्छा, इंडिया में बोला भी जाता है कि चीन का माल चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। ठीक है। हम्म। अब वो चाइना का जो माल है वो ऐसा ही होता है। चाइना की फिगर्स जो हैं, चाइना ने मैगलेव बनाई है, बहुत अच्छा स्टेप है मैगलेव बनाना। मैगलेव बहुत कम कंट्रीज के पास है, 500 किलोमीटर पर आवर पे चलने वाली ट्रेन, और बिना बिना किसी व्हील्स के, बिना किसी पहियों के होती है। वो मैग्नेटिक लिविएशन होती है, नो डाउट अबाउट इट। टेक्नोलॉजी उन्होंने दिखाई है, डेमोन्स्ट्रेट की है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ पाकिस्तान को डिफेंड करूंगा, हालांकि मैं डिफेंड करता नहीं हूँ पाकिस्तान को, मेरी डीएनए में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ डिफेंड करूंगा। आप जो पाकिस्तान में अगर किसी एक जगह में डेवलपमेंट नहीं हो रहा होगा, आप कल वहां खड़ी होंगी और बताएंगी कि यहाँ देखो कितनी बुरी हालत है, यहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता। चाइना में कोई जर्नलिस्ट ये काम करके दिखा दे, मैं बता रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट छोड़ दूंगा, और उसके बाद जिंदा रह के दिखा दे। चाइना में जितना भी पैसा आता है, उनको 5 सिटीज में, 6 सिटीज में, 7 सिटीज में ही तो लगाना है। चाइना का इंटीरियर बहुत पुअर है, बहुत गरीब है, और उस इंटीरियर की हालत यह है। चाइना के फैक्ट्स ये हैं जो दिखते नहीं है, उसकी हालत यह है कि वहां खाने के लिए भी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, चाइना में 1970s में आया था, सूखा पड़ा था वहां पे, सूखा भी नहीं, फैमिन आया था, अकाल पड़ा था। हम्म। जितने लोग वहां मर गए, 40-50 लाख लोग मरे। अगर इतने इंडिया या पाकिस्तान में आपके 10,000 भी मरे होते ना, तो हंगामा मच गया होता और लोग सड़कों पे होते। चाइना में कुछ नहीं हुआ, 40-50 लाख लोग मर गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा चाइना को। चाइना कहता मर जाए, हमें नहीं फर्क पड़ता। और वो खबर बाहर कैसे आई? बड़ी मुश्किल से आई। फैक्ट इज कि चाइना की खबरें कहाँ आती हैं? चाइना में गरीबी बहुत है। उन्होंने 5 शहर जहां पे फॉरेनर्स जाते हैं वो दिखा दिया। चाइना में जो इंडियंस पाकिस्तानी नौकरी करते हैं, उनको भी कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता। वो भी अपने अपने दायरे में रह करके काम कर सकते हैं, उनको भी नहीं पता। वो बाहर जाते हैं तो इंटेलिजेंस वाले पीछे घूम रहे होते हैं। ये सिचुएशन होती है, और फॉरेन एजेंसीज तो इम्पॉसिबल है। जाके एक बार चाइना ओपन अप करे ना अपनी इकोनॉमी को, एक बार ओपन अप करे। जब यूएसएसआर टूटा था, या उससे टूटने से पहले आई थी, 2 पॉलिसीज आई थी, बड़ी फेमस पॉलिसीज थी मिखाइल गोर्बाचोव की। एक प्रेस ट्रॉइका, एक ग्लास नोट। तो ये प्रेस ट्रॉइका ग्लास नोट करती क्या थी? प्रेस ट्रॉइका करती थी कि आप ओपन अप द इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ जाए, और ग्लास नोट लिबरलाइजेशन इन मीडिया। आप सबको फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये ग्लास नोट की जरूरत है चाइना में। ये ग्लास नोट आएगा तभी पता चलेगा कि चाइना की रियलिटी क्या है। जो चाइनीज बोलते हैं बहुत सारी चीजें, चाइना के प्रेसिडेंट एक हफ्ते तक गायब होते हैं, और लोग बोलते हैं बिल्कुल ठीक है। चाइना का एक एक प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, एक हफ्ते बाद पता चल रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कंट्रीज चलते बिल्कुल। हैं। ठीक है, फाइन। तो और जो चीज ओपन में भी हो रही है, हु जिनताओ को कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन चल रहा था, सेशन चल रहा था, उसमें से उठा दिया गया, हाथ पकड़े उठा दिया गया, बोला निकल जाओ।
क्यों बोला गया, इसका कोई रीजन बताएगा? नहीं बताएगा। तो प्रैक्टिस एक गैंग है, शंघाई गैंग, जो शंघाई गैंग जिसमें एक 80 साल से ऊपर के एक लीडर हैं जो कि इस हू जिनटाओ के जो कि शी जिनपिंग के खिलाफ है। हू जिनटाओ भी उसी में ही है। तो वो गैंग जो कि जिसके पीछे पैकिंग है बहुत सॉलिड गैंग की पैकिंग है, वो इसके खिलाफ काम करता है। लेकिन उस गैंग पे कोई बोलना चाहेगा? आपके यहाँ इमरान खान को कवर करने वाले 1000 जर्नलिस्ट हैं, और इमरान खान को बच्चा बच्चा जानता है इंडिया में। क्यों? क्योंकि जर्नलिस्ट ने कवर किया है। जर्नलिस्ट, बिल्कुल। कुछ जर्नलिस्ट जो कि उनकी बिल्कुल गुणगान कर रहे थे, उनको भले ही पकड़ा गया होगा, लेकिन इमरान खान की खबर आज भी आप भी चलाती हो। वहां वहां चाइना में उस शंघाई गैंग के लीडर्स का नाम तक किसी को नहीं पता, बाहर भी नहीं पता है। 1 2 3 लीडर्स को पता है, बाकी हजारों हैं, उनका तो कुछ नहीं पता है। कौन करता है, उनके मिशन क्या है, वो चाहते क्या है, किसी को नहीं पता है। इंडिया में राहुल गांधी को पूरा प्लेथोरा ऑफ मीडिया इज कवरिंग, गाली दे कुछ भी करे या उसकी तारीफ करें, लेकिन वो कवर करते हैं। चाइना में तो बिल्कुल। कवरेज ही नहीं। चाइना में हो क्या रहा है किसी को नहीं पता है। फैक्ट इज कि चाइना में कहा जाता है इस समय, जो जो रिपोर्ट्स है चाइना में जो मूवमेंट्स हैं वो ये बताती हैं कि हर महीने में एक रिवोल्ट होता है, पीजेंट रिवोल्ट। पीजेंट रिवोल्ट्स क्या होते हैं? क्योंकि उन पीजेंट्स की या उन उन फार्मर्स की जमीन ली जाती है मकान बनाने के लिए, तो वो रिवोल्ट करते हैं, बिल्कुल। मूवमेंट्स चलते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। व्हाइट पेपर प्रोटेस्ट सबके सामने आया, चाइना ने कुछ नहीं बोला, उसको दबा दिया। ये फैक्ट्स हैं। तो आप ये समझिए गरीबी चाइना में बहुत ज्यादा है। एक बार फैक्ट्स सामने आएंगे तो चाइना की असलियत खुलेगी। अभी चाइना सिर्फ वो दिखाता है जो वो चाहता है वो दिखाए, और आप उसी पे एनालिसिस कर सकते हैं। व्हाइट पेपर तो बताता है ना, सच बात ये है, व्हाइट पेपर वाले ने, व्हाइट पेपर मूवमेंट जो था उसने सब कुछ क्लियर कर दिया। टाइनमन स्क्वायर को कैसे कैसे क्रश किया गया सबके सामने है। क्या टाइनमन बिल्कुल। स्क्वायर टाइनमन वाकई स्क्वायर में। जी। जो आप पाकिस्तान में टाइनमन स्क्वायर स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उसको ऐसे टैंकों से कुचला गया? क्या कुचला गया? अभी आपके इमरान खान वालों ने कितना किया था। वो जी। बच्चे जो टाइनमन स्क्वायर के थे, बच्चे तो खैर उस जमाने में बच्चे थे, वो जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर टैंक चला दिए गए आपके यहाँ, और वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। पाकिस्तान में घर जला दिए, मेट्रो स्टेशन जला दिए, किसी के ऊपर टैंक चढ़ा? नहीं चढ़ा। तो फैक्ट रिमेन्स कि ओपन सोसाइटीज जो होती है, पाकिस्तान फुल्ली ओपन ना हो, लेकिन फिर भी जरा सी भी मीडिया फ्रीडम होगी तो सच्चाई पता चलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं पता। और यही वजह है शायद कि इन्होंने जो है चाइना में, आप देखते ही हैं कि व्हाट्सएप और ये सब कुछ जो है वो बैन है और ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन खैर हमारी न्यूज़ के ऊपर नज़र बनी रहेगी। और बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आज आपने ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कई चीज़ें जो है वो यकीनन लोगों को भी समझ आई होंगी कि क्या चल रहा है। लेकिन ये कि हम बाकी न्यूज़ पे भी नज़र रखेंगे, और आपसे मुलाकात होगी जल्दी फिर दोबारा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू।